नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हल्ला बोल में बात आज प्रधानमंत्री की उस खामोशी की भी जिसका जिक्र होना चाहिए था और उस हुंकार की भी जिसका जिक्र तो होना ही था। दरअसल लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने आज मिशन यूपी का बिगुल तो फूंक दिया, लेकिन नोटबंदी को लेकर उनकी गरज काले धन के इर्द गिर्द ही सिमटती दिखी, एक तरह की खामोशी। लेकिन यूपी को बनवास से निकालने के वादे पर तालियां खूब बजी, लेकिन नोटबंदी के 50 दिनों की योजना पर खामोशी। एक तीर से 3 शिकार किए गए और सामने कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। दूसरा दल ऐसा है, वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। दूर दूर की बैंक खोज रहे हैं, जिन बैंकों में पैसे जमा करके निकल जाए, बच जाए। तो एक दल पूरी तरह पैसों को बचाने में लगा हुआ है और तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं, जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है। क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे? क्या 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। चौराहे का जिक्र अब नहीं होता है, जिक्र आगे बढ़ चला है और इन जिक्र के साथ कई दूसरे मुद्दे आ गए हैं और राजनीतिक दल अब सीधे निशाने पर है। तो क्या वाकई वनवास बीजेपी का खत्म होगा? क्योंकि मोदी की हुंकार है और यूपी में सरकार बीजेपी की बने, इसकी आहट चुनाव आयोग के जरिए अगले 48 घंटे के भीतर निकल कर भी आएगी कि चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, फरवरी में माना जा रहा है। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के मीम अफजल साहब हैं, डॉक्टर एमएच खान साहब, बीएसपी के हैं समाजवादी पार्टी के नवेद सिद्दीकी साहब और सुधांशु त्रिवेदी जी बस जुड़ने ही वाले हैं जो बीजेपी के नेता है। लेकिन शुरुआत नवेद सिद्दीकी साहब, समाजवादी पार्टी, आप किस तरफ से आज बैठे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और देखिए, ऐसा है समाजवादी पार्टी और जो हमारा अधिवेशन हुआ है, अधिवेशन ने हमारे सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि हमारे कितने सांसद हमारे साथ थे, कितने माननीय विधायक हमारे साथ थे, एमएलसीज हमारे साथ थे, तो कितने लोग हम लोगों के साथ रहे और सब ने ये एक नई चीज लेकर के हम लोग आए और ये था कि भाई हमें जो अपना मुखिया है, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो हमें अखिलेश यादव जी को बनाना है, क्योंकि उनके चेहरे के ऊपर, प्रसून भाई, हम 2012 में भी इलेक्शन लड़े थे। 2012 में उनके चेहरे पर ही जनता ने उनको देखा, जो कुछ फैसले उन्होंने लिए थे, आपको अच्छी तरह से याद होगा, आप भी पार्टी ऑफिस में थे, मेरे साथ मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। तो कुछ फैसले चाहे डीपी यादव के हों, चाहे कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को आने से रोकना हो, ये सारी चीजों को लेकर के आए, फिर अपना डेवलपमेंट किया। वाहिद ऐसे पूरे हिंदुस्तान के जितने प्रदेश आप देख लें, फकत एक ऐसे वजीर आला उत्तर प्रदेश हैं जो बासलाहियत हैं, बासलीका हैं, बाजौक हैं, बाशौक हैं, जनाब अखिलेश यादव जी, जिन्होंने अपने वादों को महज 3 साल में पूरा कर दिया और जनता बड़ी उम्मीद से आज उनकी तरफ दोबारा देख रही है। तो कुछ फैसले, कुछ दल ऐसी बातें करते थे कि अखिलेश जी को काम नहीं करने दिया जा रहा है वगैरह वगैरह, और कुछ बाहरी ताकतें। नहीं, चलिए हम इस मुद्दे पर, हमने खाली जानना चाहा था कि आप अखिलेश जी के साथ हैं मौजूदा वक्त में। और ये सवाल अब ये है, प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं, वह भी लखनऊ में जिक्र करते हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए किस तरीके से उनके भीतर जो कुछ चल रहा है, तालियां बजती हैं, लखनऊ में तालियां बजती हैं। हुजूर, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, सत्ता आपकी, अखिलेश चेहरा युवा, और झगड़ा ऐसा कि प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंच के जब कहते हैं ये कि किसके लिए झगड़ रहे हैं, क्या जवाब है इसका?
तालियां इसलिए बज रही हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो भी उन्होंने किया अपने शुरुआत के दिनों में, चाहे लोगों को चाय पिलाने से लेके जो भी आगे तक वो बढ़े, तो एक बहुत अच्छा काम था कि एक वो थिएटर से भी जुड़े रहे, ड्रामा भी करते थे वो अपने बहुत पुराने जमाने में। तो कहीं ना कहीं उनके जो आजकल जो शोज हो रहे हैं, जिस तरह वो कांग्रेस के युवराज की नकल करते हैं और जिस तरह उनको उनके अंदाज में बोलते हैं, और तो ये कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट शो होके रह गया है। और नरेंद्र मोदी साहब का एंटरटेनमेंट शो देखने के लिए आए। बताइए उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? आप ताली बजाने की बात तो कर रहे हैं कि लोग बहुत ताली बजा रहे हैं प्रदेश में, इतनी आबादी वाला प्रदेश, लखनऊ की आबादी इतनी ज्यादा, और उसमें 50,000 लाख आदमी अगर आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो इनमें हम ये कहेंगे कि ये आदमी जो इकट्ठा हुए ये वो लोग थे जो नोटबंदी से परेशान थे, जो मोदी साहब से वहां मिलना चाह रहे थे, जो अमित शाह साहब से सवाल करना चाह रहे थे, वो बहुत परेशान लोग वो इकट्ठा हुए कि शायद ये आके कुछ बताएंगे, कोई नई पुड़िया खोलेंगे और कुछ बताएंगे कि आज ये किस तरीके से जो ये 50 दिन पूरे हो गए और हम अपने वादा पूरा नहीं कर पाए। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हम कुछ किसी भी आपने एक लाइन खींच ली, संयोग से बीजेपी के अभी प्रवक्ता हमारे साथ आए नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी थिएटर से भी जुड़े। नहीं, आपने एक लकीर खींची, मतलब खुद मुलायम सिंह तो पहलवानी से भी जुड़े हैं, तो अखिलेश को तो कब पटकनी दे दें, आप भी इसका इंतजार कीजिए, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा सवाल यहां आप बीएसपी के साथ, खान साहब, नोटों का जिक्र आता है और नोटों की माला मायावती पहनते हुए दिखाई देती है, अकाउंट में कितना पैसा यह भी सबको समझ में आता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई बैग एंड बैगेज लेकर नहीं निकले हैं, लखनऊ की रैली में पहुंचे भी नहीं वो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में दामन पर दाग तो हर किसी के है, उसमें मायावती भी अछूती नहीं है, इसका लाभ मोदी उठाते हैं, इनकार है इससे क्या? हाँ। देखिए, माला की जहां तक बात है, पहले भी कहा जा चुका है कि हमारी पार्टी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 10,000, 5,000 का चंदा लेकर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाया। मोदी जी बात करते हैं अपने कहा पैसा छुपाने की बात, हमारा पैसा सब अकाउंट में जमा है। कोई आप क्या बात है, ये हंसने की बात नहीं है, ये नाटक ड्रामा नहीं हो रहा जो आप हंस रहे हैं। अपना संभालिए, अपना समझिए, नाटक ड्रामा नहीं हो रहा, अभी सीरियस बात हो रही है। आप हमेशा एंकरिंग करते रहे हो, वैसे ही करते हो, तो आप दूसरे की बात सुनिए, तमीज सीखिए। आप पहले लखनऊ में रहते हैं, तमीज तहजीब में रहिए आप पहले। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आपकी बात में नहीं बोला था, मुझे बोलने दीजिए। 2 रुपए लेके आप कितने से क्या प्रजापति को रखे हो, आप कौन रखा है? आप क्या करें, 2 रुपए लेकर अपने आप हंसी आती है आपको, आप नाटककार हो तो आपको हंसी आती है, जो छोड़ करके गए हैं उन्होंने तो ये इल्जाम लगा दिया, आपका दल जो छोड़ करके गए उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि नवेद सिद्दीकी साहब बोलने तो दीजिए खान साहब को। तो आपको बताऊं मैं, बताइए, आपको लगाऊं कि प्रसून जी से बात करूं, मैं किससे बात करूं? नहीं खान साहब हमसे बात कीजिए, चूंकि नोटों की माला हमने दिखलाई है स्क्रीन पर, उसमें 1-2 नहीं, हजार के नोट थे, आप ही बताइए, हमें ही बताइए। हाँ, हजार के नोट थे, उसको बनाया गया और कार्यकर्ताओं को ऐसे पहनाया गया। दूसरी बात ये कि हमारा पैसा, फिर ये बीच में बोल रहे हैं नाटककार, हमारा पैसा बैंक में जमा है, उसका पाई का हिसाब है, उसको लिया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि मोदी साहब जो बोल रहे हैं 10 लाख की सदरी पहनने वाले, 10 लाख का सूट पहनने वाले, आपने दामन में तो देखे पहले, आपके 500 करोड़ रुपया के आपके किसी मिनिस्टर के शादी में खर्च होते हैं, आपके मिनिस्टर के गाड़ी से 90 लाख रुपया बरामद होता है। आप कहां की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद हमसे सवाल चौराहे में खड़ा करके पूछिए, 20,000 सुरक्षा कर्मियों के बीच में आप खड़े हैं। आज मैं पूछता हूं कि नोटबंदी के बाद अमीरों को फायदा हुआ है कि गरीब किसान मजदूर, दिहाड़ी मजदूर कितने परेशान हुए, उनको क्या फायदा हुआ है, ये बताएं मोदी जी। और ये भी बताएं, आज एक शब्द भी नहीं बोले, 150 आदमी मर गए, कोई सहनशीलता नहीं रही, जबकि यही मोदी हैं कहते थे कि एक कुत्ता जब गाड़ी के नीचे आता तो दर्द होता है। आप 150 आदमी मर गए, एक शब्द नहीं बोले और कहते हैं चौराहे पे खड़ा करके हमको बता दीजिए, हम थैला उठाएंगे चले जाएंगे। अरे कहां जाओगे, तुम्हारा थैले की भी तलाशी होगी, हमारा तो पाक साफ दामन है। अपना बताओ ना कि तुम्हारा कितना पैसा खर्चा हो रहा है। आज जो भीड़ें आई हैं या बता रहे बहुत बड़ी भीड़ है, इसकी तो आधे से ज्यादा भीड़ तो हमारी एक दिन पहले आती है। आज ये जो इनका भी तो टिकट बंटवारा होने दीजिए। नहीं ठीक है खान साहब, ठीक है, आपने इस बात का जिक्र किया, हम जवाब भी लेंगे। बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मीम अफजल साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत महीन राजनीतिक लकीर खींची है। वह कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के भीतर का घमासान, बीएसपी के भीतर नोट का चक्कर और राहुल गांधी को लेकर 15 बरस की तैयारी। वह किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पहुंचकर उन चेहरों पर अब सीधे आकर उनकी राजनीति है। वहां पर आपके पास क्या जवाब होगा?
हमारे पास का सीधा जवाब यह है कि प्रधानमंत्री को अपने स्तर की बात करनी चाहिए, अपने स्तर से कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इससे पहले भी राहुल जी का एक दिन मजाक उड़ाया था, तो मैंने उनको कहा था कि उनके मजाक उड़ाने का कोई मतलब नहीं है, उसकी भी हमें बुरा नहीं मानते। उनको शौक है, वो अक्सर मजाक उड़ाते हैं लोगों का। उन्हें कभी एहसास कभी कभी रह ही रहता कि वो प्रधानमंत्री हैं और बहुत बड़े देश के, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं जिसकी जनता 130 करोड़ है। उनके अंदर एक संयम, उनके अंदर एक ठहराव, उनके अंदर गुफ्तगू के अंदर जो एक कहना चाहिए कि वजन होना चाहिए, कभी कभी वो उससे उतर जाते हैं। तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है कि उन्होंने क्या कहा राहुल जी के बारे में। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को आज जवाब देना चाहिए था कि उन्होंने जिस नोटबंदी के नाम पर पूरे देश को लाइन में लगाया है, 130 करोड़ लोगों को उन्होंने लाइन में लगाया है, उनकी जेब की आखिरी पैनी, आखिरी पैसा भी निकाल के बैंकों में डलवा लिया और वो पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। इस पर उनका क्या कहना है? दूसरे, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी बताएं परसुन जी, आपको मालूम है कितनी ब्लैक मनी पकड़ी गई है? मेरा ख्याल है आपसे मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। सिर्फ 3,400 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, जो 3 से 4 लाख की हवा थी जिसकी कि वो पकड़ा जाएगा। बाकी पैसा बैंकों में है। आज की तारीख में आप बोल नहीं सकते कि ये ब्लैक मनी है। दूसरी अहम बात, अभी खान साहब कह रहे थे कि उनको 150 आदमियों के मरने का कोई अफसोस नहीं। उन्होंने कुत्ते की भी मिसाल दी, तो ये 150 लोग मरने वाले कुत्ते नहीं थे, इंसान थे। और जिस वक्त उन्होंने कुत्ते वाला बयान दिया था वो मामला जरा दूसरा था। तफसील बताने की जरूरत नहीं है, जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अभी आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भी बहुत सारी बातें इस तरह की करेंगे। जी, इस तरह की बातें करके 3 सवाल उठे हैं पहले राउंड में। एक तरफ से कहा गया प्राइम मिनिस्टर थिएटर में काम करते हैं, एक तरफ से कहा गया शायद किसी के मरने पर भी उफ नहीं करते हैं, और तीसरी तरफ कहा गया जो कहा जा रहा था उस पर खामोशी बरत के। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या वाकई नोटबंदी के आसरे यूपी में वनवास खत्म होने का जिक्र है और नोटबंदी पर खामोशी बरत कर सीधे दूसरे राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करना इस देश और यूपी की सियासत के लिए बेहतरीन मुद्दा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज अपनी स्पीच में एक बात कही, तो उन्होंने जब वनवास शब्द का जिक्र किया तो उन्होंने किस संदर्भ में कहा लोग कहते हैं कि 14 वर्ष हो गए, भाजपा का वनवास समाप्त होगा, परंतु उन्होंने क्या कहा कि यह वनवास विकास का वनवास था। विगत 14 वर्षों से उत्तर प्रदेश की जनता जिस विकास से वंचित थी उसे पुनः स्थापित करने का समय आया है। चूंकि यह बात हम इसलिए और जिम्मेदारी से कहते हैं कि इसमें जो पिछले 10 साल थे उसमें तो केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार में सपा और बसपा दोनों शामिल थे। तो सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों की तिकड़ी ने मिलाकर इस वनवास के कार्यकाल में विकास से वंचित रखा है। तो प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था वो पूरे यूपी की समग्रता। सुधांशु जी, इसका मतलब है आप ये मानकर चल रहे हैं कि नोटबंदी के दौर में देश की इकोनॉमी डेवलप स्टेट में है। इंटरनेशनली जो बहस हो रही है भारत की इकोनॉमी को लेकर, वो क्या विकास से जुड़ के नहीं बहस हो रही है? अब किस विकास का जिक्र कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, देखिए, नोटबंदी के ऊपर तो अब स्थितियां सामान्य हैं। कष्ट था, इसमें हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, उस समय कष्ट रहा और यह प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को भी कहा था, परंतु इसके दीर्घकालिक परिणाम देश के हित में होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सभी विशेषज्ञों की भी इसी प्रकार की राय है। अब जब हम इस विकास की बात करते हैं तो याद करिए ना, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होती थी और आज क्या है। उत्तर प्रदेश में इन 10 वर्षों में दोनों पार्टियों के प्रमुख एक न एक बार भ्रष्टाचार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चार्जशीटेड रह चुके हैं। तीसरी पार्टी है कांग्रेस, जिसके प्रमुख अभी वर्तमान में एक घोटाले में 50,000 रुपए के बॉन्ड पर हैं। तो आप पहले स्थिति यह देख लीजिए, जिस प्रकार का की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रही, गुंडागर्दी की प्रॉब्लम रही, वो आपने सामने देखी। प्रधानमंत्री ने एक और बात बहुत साफ कही, भाई एक पार्टी सिर्फ पैसा बचाने में लगी है, एक पार्टी जो है परिवार बचाने में लगी है और तीसरी से तो खाट भी नहीं संभल रही थी। तो बहुत स्पष्ट है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता वास्तविक परिवर्तन चाहती है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो तभी संभव है जब इन तीनों से पृथक
एक नया विकल्प आए, जो आज की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तीव्र गति से विकास हो रहा है, देश की जनता उसको देख रही है, समझ रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने परिवर्तन के हर काल में भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण नहीं, अग्रणी भूमिका निभाई है। ब्रेक तो लेना है, लेकिन हमारे जहन में एक सवाल आ ही गया है जब आपने इन चीजों का जिक्र किया। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उन पे कौन कौन से केस चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल। देखिए, हम आपसे बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। केसेस किस संदर्भ के हैं? उनके जिस प्रकार के राजनीतिक विषयों से प्रेरित केस, जो भी आप देखेंगे वो विचारधारा से प्रेरित केस। और एक केस होते हैं कि आप भ्रष्टाचार, अपहरण। अब आप ये बताइए, आप एक अगर ये कहेंगे तो आप कहेंगे श्री आडवाणी जी के ऊपर भी ढांचा गिरने का केस है, और मायावती जी या मुलायम सिंह का भ्रष्टाचार का केस है, या लालू यादव जी, दोनों कंपेरेबल हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। धारा 302 राजनीतिक केस था, हत्या का केस, वास्तविकता में भ्रष्टाचार या आपराधिक केस है। चलिए, हमको लगता है करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन, अब इससे हटकर हम यूपी में जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता के वनवास की बात तो कर दी, लेकिन देश में नोटबंदी का वनवास कब खत्म होगा? कई सवाल लगातार इसको, लेकिन सत्ता के समीकरण पे प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ में खूब कर, पहले उसे सुनिए। मैं भी 2-3 दिन पहले टीवी पर मेरी नजर गई और वो कह रहे थे बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। भाइयों बहनों, मुद्दा बीजेपी के वनवास का नहीं है। कितने साल हम रहे, कितने साल निकल गए, भारतीय जनता पार्टी इस तराजू से कभी राजनीति को नहीं तोलती है। और इसलिए मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है। विकास का वनवास हो गया है। विकास आया नहीं भाइयों बहनों। आपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में भी आधा अधूरा कुछ मत करना, भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना, ताकि उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के लिए कोई रुकावट ना आए। एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। विकास का जिक्र, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर अक्सर यह बात होती है कि क्या वाकई अपराध का जिक्र हो, करप्शन का जिक्र हो। एडीआर की रिपोर्ट हमारे सामने है और वो बतलाती है कि मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार में नवेद सिद्दीकी साहब और खान साहब, आप दोनों के लिए ये सूचना भी है कि दोनों के एक के 27 मंत्री और एक के 29 मंत्री, एडीआर की रिपोर्ट बताती है जब जब इनकी सरकार रही, मौजूदा वक्त में तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, इन पे कहीं ना कहीं आरोप लगे रहे। करप्शन के आरोप हैं, कहीं आपराधिक आरोप हैं, ये मुद्दे काम नहीं करते। नवेद सिद्दीकी साहब, सवाल ये है, प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते हैं विकास का, राहुल गांधी भी आते हैं विकास का जिक्र करते हैं, अखिलेश भी लगातार विकास का ही जिक्र कर रहे हैं और मायावती ने भी इधर विकास का हिस्सा ले लिया है। क्या विकास के आसरे और विकास के जिक्र के आसरे, अगर हम आपसे ये पूछें, उत्तर प्रदेश सोशल इंडेक्स में पूरे देश में जब निचली पायदान पर खड़ा है, तो विकास शब्द भी लगता नहीं है ये एक अपराध हो रहा है जब हर कोई बोलता है? तो नवेद साहब, आज तक पर है प्रसून भाई, देखिए ऐसा है, अभी मोदी साहब की बाइट हम सुन रहे थे और आदरणीय वजीर आजम हिंदुस्तान ये फरमा रहे थे कि 14 साल से विकास का वनवास हो गया है यहां से। तो उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें तो 2.5 साल में मोदी साहब की सरकार थी,
2014 में इनकी सरकार आई, लोगों ने बड़े इन्होंने ख्वाब दिखाए, अच्छे दिन वगैरह वगैरह काफी चीजें बताई इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया। तो हम चाहते हैं कि एक डिबेट ऐसी रखिए किसी दिन कि सिर्फ यूपी के डेवलपमेंट की बात हो और उस पर आप इनके किसी खास नुमाइंदे को बुलाइए। और मोदी साहब ने जो बात की कि 14 साल से वनवास यहां विकास नहीं हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि उस पर हम लोग बैठ के फिर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा विकास जो है हमने अपने वादों को जो वादे करते हैं आप बता दो ना। सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं। सुधांशु जी, आप प्रधानमंत्री ने कहा हमने इतने लाख करोड़ रुपए यूपी को दिए, कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी कहती अलग से कार्यक्रम, हम अलग से कार्यक्रम क्यों रखे? बताइए विकास। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है, इधर हो रहा है कि विकास ही नहीं हुआ है। मेरा देखिए पूरा विकास हुआ है। देखिए हमारी सरकार ने क्या किया उसको लेकर ये जो कहना चाहे कहें, अपना मत रखना चाहे रखें। और सुनिए, मैं तो नावेद जी को एक चीज का सिर्फ एक फैक्ट सामने रख रहा हूं। पूरे कर दिए 3 साल में पूरे कर दिए। मैं जवाब दे दूं अब नावेद जी। था वो प्लस में हम चले गए। देखिए ताज एक्सप्रेसवे लीजिए, अब मेट्रो लीजिए, मेट्रो या आप देखिए रोड कितनी अच्छी हमने बना दी। गिनाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। जितने विज्ञापन चल रहे हैं ना हर जगह, और जो आ रहा है हर कोई जान गया है कि मेट्रो बना है, जो शानदार सड़कें बनी है, सब चीज बना है। हम जवाब चाह रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया इतने लाख करोड़ हमने दिए, साहब कुछ नहीं हुआ। देखिए ये मोदी साहब ने देखिए ऐसा है, साहब ने सिर्फ बात घुमाई है। हमारे बारे में ये अपना विचार रखें, हम ये कहेंगे हमने ये किया, ये अपने बारे में अलग अलग बात कहेंगे। अब नावेद जी अब मैं बोल लूं, मैंने काफी शांति से आपकी बात सुनी थी, अब कृपया हमें बोल लेने दें। अरे भाई प्रसून जी, आप मुझे तो मौका दीजिए ना। अरे साहब आप सुनिए, ऐसा है, मैं आपको एक फैक्ट सामने रखता हूं जी। मीम अफजल साहब बैठे हैं कांग्रेस के रिजीम में, यूपीए के सरकार। अरे भैया हमें बोलने दीजिए ना, अब मैं बोलता हूं फिर आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं तो कैसे काम चलेगा भाई? नवेद साहब बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि यूपीए सरकार की बात नहीं है टेलीविजन स्क्रीन। बुंदेलखंड विकास निधि का पैसा आया, बुंदेलखंड विकास निधि का जो पैसा आया वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को मिला। मध्य प्रदेश का खर्च हो गया, उत्तर प्रदेश का खर्च नहीं हो पाया कांग्रेस के रिजीम में। हमारी सरकार का छोड़ दीजिए, उसका क्या जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार के पास? केवल इसलिए कि ये झगड़े में पड़ा रहा कि ये विभाग खर्च करेगा कि वो विभाग खर्च करेगा, यानी वो झगड़ा किसी और किस चीज का था वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रसून जी एक और बात कहूंगा, आज 14 वर्ष के वनवास की बात आई है। जब 14 वर्ष का वनवास होता है तो क्या याद आती है? सुधांशु भाई, भगवान राम का 14 वर्ष का हम तो बनारस की चलिए, इस चीज को लेकर हुआ था कि उन्होंने अपने पिताजी के एक वाक्य के लिए, एक वचन के लिए शासन सत्ता छोड़कर, उन्होंने सारा राजकाज छोड़कर वनवास ग्रहण कर लिया था। अब आज आपको समाजवादी पार्टी में क्या देखने को मिलता है? उसके ठीक विपरीत एक राजनीति का सिद्धांत है, देयर इज नो किनशिप इन द किंगशिप, यानी राजकाज में कोई सगा नहीं होता। संयोग से यह सिद्धांत इतिहासकारों ने औरंगजेब के साथ जोड़ा है, और लखनऊ के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर भी निकली थी एक बार कि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अखिलेश जी औरंगजेब की तरह व्यवहार कर रहे हैं, यद्यपि मुलायम सिंह जी ने आज तक उसका खंडन नहीं किया। और ये क्यों हो रहा है प्रसून जी? अरे भाई यही मुलायम सिंह जी अपने को विवादित ढांचे के समय बाबर फिर बार-बार वहां जा रहे हैं, ढांचे की बात जा रहे हैं। मीम साहब को जोड़ेंगे। मीम अफजल साहब, 14 साल के विकास का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, और हमें जहां तक याद आता है मीम अफजल साहब, कांग्रेस ने 25 बरस का जिक्र किया था कि 25 बरस से विकास। जनाब हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पे आप बात करें, और हम जरा लकीरें तो खींचने दीजिए नवेद साहब। हम कांग्रेस को भी इसमें शरीक कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार 25 बरस से शुरू किया था कि हम जब ने सत्ता छोड़ी उसके बाद यूपी का बंटाधार हो गया। मीम अफजल साहब, प्रसून भाई एक भाई प्रसून जी, नावेद साहब तो भाई सपा स्टाइल में बहस कर रहे हैं भाई, वो तो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, ऐसे कैसे बहस हो पाएगी? मामला निकल जाएगा, ऐसे चर्चा कैसे हो पाएगी भाई? वो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। प्रसून भाई प्लीज एक लाइन में अपनी बात कहूंगा। प्रसून भाई बोलिए, एक लाइन में बोलिए। प्रसून भाई इजाजत दे दीजिए, अगर आप, मैं एक लाइन कहूंगा बस, उसके बाद खामोश हो जाऊंगा। देखिए ऐसा है कि जनता उत्तर प्रदेश की समझ गई, वो ये कह रही है कि तुम आ गए हो अब उनके रडार में। एक अक्सर फ्रेज यूज किया जाता है कि आप उनके रडार में आ गए, क्योंकि लोकतंत्र में जवाब जनता देती है। तुम आ गए हो अब उनके रडार में, जिनको खड़ा किया है तुमने कतार में। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके दल ने आज जो आप मुद्दा घुमा रहे हैं, आपने लोगों को, कितनी मौतों के जिम्मेदार आप हैं, कितने बच्चे जिन्होंने जान दे दी,
जो बेचारे भूख से मर गए, जिनके पास पैसा नहीं था, गरीबों को, किसानों को क्या क्या नहीं आपने सहा है उन्होंने। और 50 दिन का आपने बात किया, उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं चौराहे पे खड़ा कर दो। अरे मजाक है, आपने अपनी बात कही। अब मीम अफजल साहब आप बताइए, हम यहाँ रडार और कतार का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अरे नावेद साहब, एक मिनट आज की रैली में आपको दिखाई नहीं पड़ा कतार में आदमी किस लिए खड़ा है? मीम अफजल साहब जवाब दीजिए। आपने रैली में कांग्रेस ने 25 बरस की लकीर खींची थी, उत्तर प्रदेश में किसी रैली में नहीं आए, उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आपका दृष्टिदोष है। 25,000 शुतुरमुर्गी नजरिए से देखना चाहिए। 50,000 आदमियों से कुछ नहीं होता है। 25-50,000 आदमी जो आ गया देखने आया था। नवेद साहब, आप तो बहुत अच्छे बहस। अच्छा, ये 25,000 50,000 अगर नजर आ रहे थे तो इससे समझ में आ जाता है कि समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण कितना यथार्थ है। तभी आपको वो कुछ और नजर आ रहा है। आज तक आप यूपी को समझ ही नहीं पाए। अगर ये भीड़ जो आपके टीवी पर दिख रही है, ये 25,000 50,000 नजर आ रही है, नहीं सब आप ही ने समझा। अरे नवेद साहब, आप मतलब मजा लेने लगते हैं। अच्छा, ये मुश्किल यही है आप लोगों की। आप बहुत मजा ले रहे हो, हम समझ रहे हैं। आप चाहते हैं कि खूब मजा लें, कहीं ठहाके लगा दें, कहीं मुहावरे गढ़ दें, कहीं शायरी कर दें। ऐसी राजनीति आपको मुबारक हो, लेकिन बहस जब करने आते हैं तो तथ्यों के साथ आइए। इस तरीके से बहस मत कीजिए। हम कह रहे हैं उन्होंने 14 बरस कहा, आपने तत्काल के हिस्से बता दिए कि हमने ये विकास किया। कांग्रेस ने 25 बरस का पूछने तो दीजिए कि इन 25 बरस में तो हर कोई आ जाएगा। फिर मीम साहब जवाब दीजिए। देखिए, हमने 27 साल उत्तर प्रदेश को जिस हालत में छोड़ा था, उसके नतीजे में मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, लेकिन इससे भी नवेद साहब भी इनकार नहीं करेंगे और हमारे बीएसपी के खान साहब भी इनकार नहीं करेंगे और सुधांशु जी तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जहां जाना चाहिए था, जितना विकास होना चाहिए था, उसमें कमी है। यकीनन अखिलेश जी ने काफ़ी विकास किया, वो आजकल हम ऐड देख रहे हैं, बड़े लंबे लंबे चल रहे हैं। ऐसे ही ऐड हम दिल्ली की सरकार के देखते हैं। ये करप्शन को लेके जो प्रधानमंत्री ने आज बड़ा ज़बरदस्त भाषण दिया है, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। हर चैनल पर बैठकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, उनका पहला जुमला ये होता है कि कांग्रेस ने 70 साल तक मुल्क को लूटा है। जिस पार्टी ने 70 साल तक जहां सुई नहीं बनती थी, वहां आज हवाई जहाज बनता है। हम चांद तक जाने की तैयारी कर चुके हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं, हम फजा के अंदर हम जा रहे हैं, वहां झंडे गाड़ रहे हैं। देश आज एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। ये पिछले 2.5 साल में तो नहीं बनता। दूसरी अहम बात मैं ये जानना चाहता हूं, ये बड़ा अहम सवाल है, इसको जरा जहन में रखिएगा, और इलेक्शन सामने आ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 70 साल जिस पार्टी ने देश को लूटने का काम किया है, उसके अंदर जो सरमाया है, उसकी पार्टी का जो सरमाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का सरमाया ज्यादा क्यों है, और ये 2.5 साल में इतना पैसा कहां से आया है? आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं, सब करप्शन को खत्म करेंगे। जो मोदी जी ने चुनाव लड़ा है, पूरी दुनिया जानती है कि इतना पैसा भारत के किसी चुनाव में खर्च नहीं किया जितना बीजेपी ने 2014 के चुनाव में खर्च किया। वो सारा पैसा तो वाइट था। मोदी जी की जितनी बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, उसमें पैसा जो खर्च होता है और आज भी जो खर्च हो रहा है, वो सारा का सारा वाइट है। ब्लैक मनी का उसमें 1 रुपया नहीं है। मैं समझता हूं कि सर्टिफिकेट तो बीजेपी को दे देना चाहिए कि उससे ज्यादा ईमानदार पार्टी इस देश के अंदर कोई दूसरी नहीं है। हम जवाब ले लें, जितने भी हैं, हम जवाब ले लें। नंबर 1 पे कांग्रेस कर। जी सुधांशु जी, जवाब हम चाहेंगे जिस बात का जिक्र कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। प्रसून जी, मुझे भी 10 सेकंड देंगे? देखिए, जो अभी मीम अफजल साहब ने कहा, उन्होंने 2 पॉइंट कहे। एक तो उन्होंने ये कहा कि 70 में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया, तो और इसलिए जो देश में विकास हुआ, मैं मानता हूं देश में विकास हुआ है। हम ईमानदारी से ये बात कहते हैं कि विकास हुआ, मगर क्या हुआ तुलना में? अरे भाई, हमारे साथ जो देश आजाद हुए थे, चाइना का कंपैरिजन कर लीजिए, जापान जो एटम बम से तबाह हो गया था उससे कंपेयर करिए, इजराइल से कंपेयर करिए, जर्मनी जो टूट गया था उससे कंपेयर करिए, कोरिया जो डिवाइड हो गया था उससे कंपेयर करिए, और रशिया जिसमें 1.5 करोड़ लोग वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे उससे कंपेयर करिए। तुलना में हम कहां पहुंचे ना? हम ही 70 साल में ऐसे रहे कि कमजोर पाकिस्तान मजबूत भारत को सताता रहा। दुनिया में इकलौता उदाहरण है। अब मैं इस पे आ रहा हूं, जो उन्होंने कहा सरमाए पे, कि भाजपा के पास सरमाया ज्यादा नजर आ रहा है कांग्रेस के मुकाबले। तो मीम अफजल साहब जानते हैं ऐसा क्यों है?
भाजपा के पास जो भी धन आता है वो पार्टी के पास रहता है, और आपके लोगों के पास जो धन आता है तो वो नेताओं के व्यक्तिगत अकाउंट में चला जाता है। इसलिए आपको नजर आता है कि सरमाया कम है, किसी के पास पकड़िए ना, किसी के पास 2.5 साल हो गए तो किसी के पास हमारा पैसा जो बाहर रखा हुआ है पकड़िए, पैसे से पर्सनली ज्यादा चैलेंज करता हूं आपको। और आपके नोटबंदी में भी आप ही के लोग पकड़े गए, हमारे नहीं पकड़े गए। आपकी तो राष्ट्रीय अध्यक्षा ने नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें वो 50,000 के बॉन्ड पर हैं, उसमें उन्होंने पार्टी की संपत्ति को पर्सनल संपत्ति बना लिया। तो सरमाया पार्टी में नजर आएगा, सरमाया खुद के अकाउंट में नजर आएगा। नेशनल हेराल्ड वो आपके भारतीय जनता पार्टी की, अब आप आइए, भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी थी क्या नेशनल हेराल्ड? अच्छा सुनिए, अब जो बात नावेद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, तो सुनिए, बीजेपी के लोगों अब इन लोगों में से एक आरोप तय कर लेने दीजिए। एक तरफ कहते हैं हमारे लोग पकड़े गए, दूसरी नहीं, मतलब यह है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का एक सबसे बड़ा हिस्सा ही नहीं बल्कि बिसात रहेगी, और वही वजीर भी रहेगा, उसी से शहमात का होगा। लेकिन कौन दागी नहीं है, कौन करप्ट नहीं है, किसके पास विकास की कौन सी परिभाषा है, और हर बात राष्ट्र निर्माण की दिशा में क्यों चली जा रही है, जनता को जो कष्ट हो रहा है, ये सारे सवाल अनसुलझे हैं। सुधांशु जी, हम चाहेंगे कि इस पे बहस हो, लेकिन इस तरीके से अगर हम लोग आरोप प्रत्यारोप में फंसे तो उत्तर प्रदेश में चुनाव किस दिशा में जाएगा ये नजर आने लगा है। लेकिन चर्चा यहीं रोक रहे हैं। मीम अफजल साहब, खान साहब, सिद्दीकी साहब और त्रिवेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुटे।